तो आज के लेक्चर में अपन मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड। अपन ने एक क्वेश्चन लास्ट में किया था जिसमें उसको खींच रहे थे, है ना। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कि ब्लॉक को एक एंगल पे खींच रहे थे, बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन और है। 10 kg और इसको यहां से ना धक्का दे रहे हैं ब्लॉक को, बिल्कुल सब कुछ सेम। ये 30 से ये 10 kg था कि 5 kg था, देखो कल के लास्ट क्वेश्चन में इसका डेटा क्या था। ठीक है ठीक है ठीक है, 10 ही लिया होगा वैसे मैंने। हाँ मैं 10 kg ही लेता हूँ। ठीक है समझ गया। एक मिनट, 10 kg था और ये यहाँ पे म्यू एस था। म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, म्यू के इज इक्वल टू 0.3। इस बार इसको धक्का दे रहे हैं, है ना। तो वापस सेम क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक। जस्ट सॉल्व कीजिए। आपने अपने कॉपी में जो लास्ट क्वेश्चन किया होगा उसमें था मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, ये फोर्स से खींच रहे थे उसको, तो उसका आंसर आया था 500/13। इसका आंसर दे देखिए कितना आ गया। सेम डेटा है, मतलब सेम ब्लॉक को हम ऐसे खींच के नहीं, धक्का देके मूव कराना चाहते हैं। टू जस्ट मूव द ब्लॉक, फाइंड द एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक। बताइए, एफबीटी बनाइए, नॉर्मल निकालिए, फिर फ्रिक्शन निकालिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फिर आंसर बताइए। फाइंड एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक। ये आपको दे रखा है कि एफ को 37 डिग्री पे लगाना है। तब तक मैं भी एफबीटी बना के सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी करो। वो गलतियां जो आपने की थी वो वापस मत करना कि नॉर्मल एमजी के बराबर होता है, ये सब जो गलतियां आपने की थी वो वापस मत करना। ठीक है, मैंने एफबीटी बना दिया। एफ कंपोनेंट आपको नहीं देखना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक, इसके लिए कौन सा लेंगे, म्यू एस। सो इट इज 0.4 into normal is 100 plus 3f/5 is equal to f into 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 40 प्लस 1.2 f/5 is equal to 4f/5। उसको उस तरफ ले जाएंगे। So 40 is equal to 2.8 f/5। So यहाँ से f की वैल्यू आएगी 200/2.8। 500/7 न्यूटन। कितनी आ रही है, 500/7। इसकी वैल्यू आप देखोगे तो लगभग लगभग क्या आएगी, 70 से ज्यादा है ना, मोर देन 70 न्यूटन। और पिछला वाला फोर्स क्या आया था, 500/13,
पिछला फोर्स कितना आया था 500/30, मतलब ये 50 से भी कम है। क्या देखा आपने, सोच के देखो, सेम ब्लॉक है, सेम सरफेस पे रख रही है। जब अपन ने इसको, इसी ब्लॉक को इसी सरफेस पे रखा था और हम ऐसा खींच रहे थे इसी एंगल पे 37 डिग्री पे, वी वर पुलिंग इट, तो हमें जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड था वो 500/13 था, और हमने बस इस फोर्स से इसको धक्का देना स्टार्ट कर दिया, तो फोर्स क्या आ गया 500/7, मतलब फोर्स ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ जरा सोच के देखो। एक्चुअली इसका रीजन क्या है ना बाय फिजिक्स, कि यहाँ पे आपका जो फोर्स था उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा था, है ना। ये फोर्स ऊपर लग रहा था, ऑलरेडी ब्लॉक को ये ऊपर पुल कर रहा था, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा था, है ना। नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज किया तो फ्रिक्शन जो था वो भी कम हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी नीचे है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन भी बढ़ गया। तो यहाँ पे फोर्स कम था, यहाँ पे फोर्स ज्यादा था, इसीलिए स्टेटमेंट लिखा होता है कि इट इज इजियर टू पुल अ ब्लॉक देन टू पुश इट। क्या लिखा होता है कि हम एक ब्लॉक को अगर खींचना चाहते हैं तो खींचना आसान होता है एज कंपेयर टू पुश। क्यों? ड्यू टू दिस रीजन कि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। तो यहीं से अपन ये कंक्लूड करके कह सकते हैं इट इज easier to pull a block than to push it। ये स्टेटमेंट आपको लिखा मिलेगा एक्चुअली बहुत जगहों पर, तो उसका रीजन यही है, खींचना आसान होता है धक्का देने से। और जब भी अपन खींचते हैं धक्का देते हैं, हम किसी एंगल पे ही खींच धक्का दे रहे होते हैं। सीधा तो खींचे या धक्का दे ऑलमोस्ट एक ही बात रहती है, बट सीधा खींचना उतना आसान नहीं होता। अपन कोई ना कोई एंगल बनाते हैं, कोई भारी सा ब्लॉक खींच रहे होते हैं ना, तो आप सोच के देखो अपन रस्सी को किसी एंगल पे लेके जाते हैं। ठीक, जल्दी लिखिए। इसका एक जनरल डेरिवेशन भी है, वो भी बताऊंगा। ये आपने लिख लिया होगा शायद, 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं। इसका एक जनरल डेरिवेशन है, वो बताऊंगा अभी। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने अब एक ब्लॉक रख दिया है, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान से सुनना। एम मास का एक ब्लॉक है, इसको एक सरफेस पर रखा है, इसलिए बस म्यू दिया है। म्यू दिया है मतलब यही म्यू एस भी है, यही म्यू के भी है, और इसे खींचना है ना। इसे हमें खींचना है। तुम्हें नहीं पता कि एफ फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, बस तुम्हें खींचना है। फाइंड मिनिमम एफ टू पुल द ब्लॉक। क्या पूछा है? फाइंड मिनिमम एफ टू पुल द ब्लॉक, कि एफ मिनिमम क्या होना चाहिए इस ब्लॉक को खींचने के लिए, है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम्हें खींचना है ना, तो जस्ट तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तुम्हें एंगल भी नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल खींचे या किसी एंगल पे खींचे, कैसे खींचे तुम्हें नहीं पता। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं थीटा एंगल पे खींच रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं थीटा एंगल पे खींच रहे हैं, तो एफ को मैंने किसी थीटा एंगल पे लगा दिया, थीटा की वैल्यू जो भी आनी होगी सॉल्व हो आ जाएगी। मतलब मेरे पास दो अननोन है, एफ और थीटा, तो मैं इक्वेशन भी कहीं ना कहीं से दो लाऊंगा। एफ का ये कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और एफ का ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। इधर की तरफ इस ब्लॉक पे एम जी लगा, और इधर की तरफ इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगा। सबसे पहले मैं वर्टिकल की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो वर्टिकल में तो जो फोर्सेस हैं कि एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ साइन थीटा। ये इक्वेशन मैंने वर्टिकल में लिख दी कि नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल में लिखूं तो जस्ट मूव होने के लिए एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट मूव होने के लिए एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू इंटू एन। एन इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करो जरा। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। एफ वालों को एक साथ ले आओ तो ये एफ कॉमन आएगा, ये बचेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी
तो ये सॉल्व होके एफ की वैल्यू आ रही है म्यू एम जी अपॉन cos theta upon sin theta. This is function of force, function of F with respect to theta. ध्यान से देखो F कितना आया म्यू एम जी अपॉन, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ये आपको सॉल्व करना आता है, मैंने जस्ट सिखाया। आपके जो क्वेश्चन थे उसमें थीटा और थीटा की वैल्यू दी होती थी, यहाँ मैंने थीटा की वैल्यू नहीं दी थी आपको, तो मैंने कहा थीटा एंगल पे मान लीजिए और वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये फोर्स आया कि म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अभी मैंने एक कंडीशन यूज नहीं की है, वो क्या है कि फोर्स मिनिमम क्या हो सकता है, ये कंडीशन मैंने यूज नहीं की है। मैंने सिर्फ एफ की वैल्यू निकाली है थीटा एंगल पे, कि मैं अगर फोर्स को थीटा एंगल पे लगाऊं तो मुझे ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। अब मैं इसको मिनिमम करना चाहता हूँ। फिर देखो ऊपर की जो टर्म है, जो न्यूमरेटर है म्यू एम जी, ये तो कांस्टेंट होगा, है ना, दिस इज कांस्टेंट। अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू मिनिमम हो तो जो डिनोमिनेटर है ना ये मैक्सिमम होना चाहिए। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे एक बेसिक बात बताई थी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा या a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने, इसको साइन और कॉस से लिख लो। और ये मैक्सिमम मिनिमम से लाते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए देन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो एफ मिनिमम ये आ जाएगा बेटा म्यू एम जी अपॉन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, है ना, यही वो मिनिमम फोर्स है जिसकी हमें जरूरत है ब्लॉक को खींचने के लिए, है ना, म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, थीटा एंगल पे है। और ये कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा ये भी चाहिए, जरा सोच के देखो। ये तो हमने क्या निकाला, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम कितने एंगल पे होगा, किस थीटा पे होगा, देखो ये बताता हूँ। तो अभी मैं इसका थोड़ा सा प्रूफ भी बता दूंगा आपको इसी बात में। तो देखो आपको नीचे वाला जो रिलेशन लिखा हुआ था ना, इसको तुम कुछ x मान लो। तुमने क्या किया ना, x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। तो भैया इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx अपॉन डी थीटा, है ना। इसको ये आया कहां से, ये प्रूफ करेंगे अब किस एंगल पे आता है ना। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अगर x मैक्सिमम है तो dx अपॉन dt जीरो होगा, सॉरी dx अपॉन डी थीटा जीरो होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। दिस इज द एंगल, इस एंगल पे हम अगर ये फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स मिनिमम आएगा। दिस फोर्स शुड बी अप्लाइड एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, बट अभी वो क्वेश्चन नहीं है। अभी सिंपली आपसे सवाल क्या पूछा था, फाइंड मिनिमम एफ टू पुल द ब्लॉक। मान लो साथ में और पूछ दो, ऑल्सो फाइंड एंगल एट विच इट शुड बी अप्लाइड, किस एंगल पे फोर्स लगाए, है ना। तो उस फोर्स की मिनिमम वैल्यू ये रही और उस एंगल की वैल्यू ये रही tan इनवर्स म्यू। उसी तरह अपन ये भी कहाँ आता है, tan इनवर्स a by b पे कहाँ आता है, tan इनवर्स a by b। आगे आप सीखोगे मैथ्स में, अभी अपने का काम का ये ऐसा ही आता है कि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना था तो मैंने इसके डेरिवेटिव को जीरो कर दिया। देखो आपको ना यहाँ से tan थीटा आ जाता है, अब वैल्यू आप निकालो कैसे, सुनना। tan थीटा पता चल गया तो आपको cos थीटा पता है और sin थीटा पता है ना। tan थीटा से आप ट्रायंगल बनाना और उससे आप sin थीटा निकालना, cos थीटा निकालना, यहाँ रख देना, देखना यही वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। अगर हम इसको एफ फोर्स लगा के खींचना चाहते हैं
तो कितना मिनिमम फोर्स चाहिए खींचने के लिए? याद रखना, इसमें एक भयंकर डाउट आता है दिमाग में कि हॉरिजॉन्टल खींच लेंगे। हॉरिजॉन्टल खींचने के लिए मिनिमम फोर्स नहीं चाहिए। सिर्फ आपसे ये लिखा हो कि हमें एक बॉडी को खींचना है, तो बताओ कितना मिनिमम फोर्स लगा के खींच सकते हैं। दिस इज द मिनिमम फोर्स कि हमने मान लेंगे, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है, तो मान लेंगे एफ फोर्स थीटा एंगल पे लगेगा। सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। जल्दी लिखिए। इस स्लाइड को लिखने के लिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। कोई डाउट है तो चैट पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा कुछ जगहों पे, पता होना चाहिए ये चीज। एक ब्लॉक है, इससे यहां से यहां धागा बांध रखा है एक वॉल से, ठीक है, और सरफेस रफ है, न्यू वाला, और इसको फोर्स को इधर लगा रहे हैं एम। कहा जाता है कि फोर्स इज इंक्रीज्ड, फोर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो। जो फोर्स है उसको जीरो से इंक्रीज किया है, फोर्स इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो। तो कहते हैं आपसे कि ड्रॉ टेंशन इन द स्ट्रिंग, draw tension in the string as a function of f, है ना, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ एफ, एफ के साथ स्ट्रिंग में टेंशन का फंक्शन बताइए। तो सुनो मेरी बात, वैसे तो ये क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो सही नहीं है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल फ्रिक्शन के बिल्कुल साइंटिफिक बिल्कुल मॉडर्न थ्योरी पे जाएं तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। बट अपन जिस स्टैंडर्ड पे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड पे जो मैं बताऊंगा वही यूज करना है। अपने एग्जाम में भी आया तो वही यूज करना है। वैसे आईआईटी एग्जाम में ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं आते। कंट्रोवर्सी क्या है ये समझना। तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट आपके बुक्स में इवन एनसीईआरटी तक में आपको ये मिलेगा और अपने को मानना पड़ेगा कि यही सही है, ठीक है। ये नीचे वाली सरफेस है ना, और ये मान लो ऊपर ब्लॉक की सरफेस है। सुनना, अपन मानते क्या है, अपन ने इसको खींचा और यहां से इससे धागा लगा हुआ है। तो एक्चुअली में तो क्या होगा, एक्चुअली में क्या होगा ये सुनना, एक्चुअली में तो क्या होगा ना कि ये इंटरलॉकिंग जो है ना, इंटरलॉकिंग ये कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती है ना। ऑब्वियसली बात, ऐसा तो नहीं होगा ना 100% बिल्कुल पैक्ड होगा, हिल ही नहीं सकता ये ब्लॉक। ऐसा तो होगा नहीं कि एमकेजी का ब्लॉक ये हिल ही नहीं सकता, हल्का सा तो हिलता है ना। और जैसे ही हिलता है स्ट्रिंग में टेंशन आ जाती है, फिर आप खींचते हो तो फिर फ्रिक्शन टेंशन दोनों लगते हैं। तो एक्चुअली किसी भी इंस्टेंट पे क्या होता है कि एफ को यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ का टेंशन मिलके बैलेंस करते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे स्टार्टिंग से ही। तो आपने एफ को जस्ट बढ़ाया तो ब्लॉक के अंदर माइक्रो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज माइक्रो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देयर विल बी माइक्रो डिस्प्लेसमेंट इन द ब्लॉक। और जैसे ही ब्लॉक में माइक्रो डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्ट्रिंग में हल्की सी टेंशन आ जाएगी, और फिर इक्वेशन ये होगा कि T प्लस एफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा, पीछे की तरफ टेंशन भी लगेगा, इस दोनों मिलकर कैपिटल एफ को बैलेंस करेंगे। और हम अब कुछ नहीं बता सकते कि कब फ्रिक्शन कितना होगा, कब टेंशन कितना होगा, है ना। एग्जैक्ट तो ये है ड्यू टू माइक्रो डिस्प्लेसमेंट्स। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि ये जो इंटरलॉकिंग है ना, ये 100% परफेक्ट है, ये 100% परफेक्ट है। तो इंटरलॉकिंग परफेक्ट होने से क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, है ना, तो पहले तो यहाँ सोचो मैं यहाँ से खींचना चालू करूँ तो पहले कौन सा फोर्स आया, यहाँ वाला फ्रिक्शन। भाई इसको मालूम चलेगा कि ब्लॉक जाना चाहता है, तो इसने रोक दिया। कब तक रोकेगा, जब तक ये रोक पाएगा, है ना। तो मैं फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, मैं फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, ऐसा। कब तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ना आ जाए। जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तब ये अपना खींचना बंद कर देगा, तब टेंशन आनी स्टार्ट होगी।
अपने को क्या एज्यूम करना है, अपन ने यहां से फोर्स लगाया, पहले फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन अपनी पूरी वैल्यू अचीव करेगा, जो पहले है वो पहले आ गया, फ्रिक्शन ने अपनी पूरी वैल्यू अचीव कर ली और फिर अब वो नहीं रोक पाएगा, तो अब वो टेंशन तक जाएगा, है ना। तो अपन ऐसा मान रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं अगर ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ, टेंशन वर्सेस एफ का, तो जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आ जाता तब तक टेंशन जीरो होगी, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आ जाता तब तक टेंशन जीरो होगी, है ना। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक क्या होगा कि आपने इस पे इधर की तरफ एफ लगाया, इधर से फ्रिक्शन लगा और फ्रिक्शन इक्वल टू एफ है, टेंशन कितनी होगी, जीरो। एफ कहां तक हो सकता है, यहां तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कब है, एफ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो ये होगा कि पूरा का पूरा फ्रिक्शन उसे रोक लेगा, और जब एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा तो आप कहोगे कि यहाँ की तरफ तो पूरा का पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, एफ लिमिटिंग जो कांस्टेंट होता है म्यू इनटू एन, और अब इस पे पीछे टेंशन भी लगेगी, तब एफ की इक्वेशन आएगी एफ इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एन। क्या आएगी, एफ इक्वल टू टी प्लस म्यू एन, ऐसा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, f इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एन। तो यहाँ से t का फंक्शन क्या आ जाएगा, f माइनस म्यू एन, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इस ग्राफ को समझिए ऐसा क्यों हुआ, वो मैंने आपको बताया कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट तक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, इस पॉइंट तक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा, यहां से फ्रिक्शन लगता गया, फ्रिक्शन उसको रोकता गया, कोई टेंशन नहीं आई, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा, उसके बाद से फ्रिक्शन की लिमिट क्रॉस हो गई, अब टेंशन आनी स्टार्ट होगी। तो पहले फ्रिक्शन ओवरकम हुआ, फ्रिक्शन ओवरकम हो गया, फिर टेंशन ओवर आई, ये अपने को मानना है अगर एक साइड से था फोर्स आ रहा है। बिल्कुल एक्चुअली ये होता है, बट अपने लेवल पे बुक्स में, मॉड्यूल्स में, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अपने को ये चीज माननी है, बाकायदा एनसीईआरटी में यही मान के सॉल्व किया हुआ है। 100% सही नहीं है, है ना, इसीलिए आईआईटी के एग्जाम में कभी पूछा जाए इसके बहुत ही कम चांसेस है, और पूछा गया तो यही करेंगे, पूछा गया तो यही करेंगे, या तो फिर वो लिख के देंगे कि मान लो कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन में लिख के दे देंगे, एज्यूम दैट व्हेन फ्रिक्शन इज 20% ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देन टेंशन स्टार्ट्स एक्टिंग, हो सकता है वो सब कह दें, तो जो कह देंगे वो मान देंगे। अदरवाइज ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको हर जगह मिलेगा, अपने को यही मानना है ना, कि पहले टेंशन फ्रिक्शन ओवरकम होगा, मतलब मैंने फोर्स बढ़ाना स्टार्ट किया, पहले क्या लगा, यहाँ का फ्रिक्शन जितना लग सकता था उतना लग के रोका, एक बार फ्रिक्शन ओवरकम हो गया, अब धागे में टेंशन आएगी, जो आपको प्रैक्टिकली फील होता होगा, जैसे पहले खींचेंगे तो पहले वहां फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो इसकी लिमिट हो गई क्रॉस, तो धागे में टेंशन आनी चालू होगी, तब धागा टाइट होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे ही बेस्ड, ऐसा क्वेश्चन आपको एक आध मॉड्यूल में भी मिलेगा। दो ब्लॉक है, इस पे इधर की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं एफ, ये 10 kg है, ये 5 kg है ना। 5 kg वाले ब्लॉक और जमीन के बीच जो फ्रिक्शन है वो है 0.4, और 10 kg वाले ब्लॉक और जमीन के बीच जो फ्रिक्शन है वो है 0.3। ये आपको दोनों जगह फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखे हैं, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड ground is 0.4 and the friction coefficient is 10 kg block and ground is 0.3, ये f दे रखा है, और f का फंक्शन है f इक्वल टू 10t है, where t is टाइम, है ना। तो आपसे पूछा गया है, इसका नाम मैं कुछ a देता हूं, इसका नाम मैं कुछ b देता हूं, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन a, फ्रिक्शन फोर्स ऑन b एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट कुछ टाइम्स पे आपसे पूछा गया है कितने टाइम पे क्या होगा। पहला टाइम है t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एफ ए एफ बी और t क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन
t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे f है, a पे फ्रिक्शन, b पे फ्रिक्शन और टेंशन क्या होगी, t इक्वल टू कितना 6 सेकेंड। ये तीनों टाइम पे बताना है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एफ एफ बी टी क्या होगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एफ एफ बी टी क्या होगा, t इक्वल टू 6 पे क्या होगा। मतलब t इक्वल टू पे ये फोर्स 20 है, 4 पे 40 है, 6 पे 60। सोचिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आंसर चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, सोचिए, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। जो कंसेप्ट अभी बताया कि पहले फ्रिक्शन ओवरकम होगा फिर आगे टेंशन आएगी, उसी हिसाब से सोचिए कि एक तरफ से आगे चलेंगे। दोनों कॉन्टेक्स्ट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आगे लगाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इस कॉन्टेक्ट पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, मतलब ए की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी बी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन, मतलब 0.3 इंटू 100, मतलब 30 न्यूटन। बी और ब्लॉक के बीच मैक्सिमम 30 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, और यहाँ पे फ्रिक्शन ए की मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कितना हो सकता है, म्यू इंटू ए एन, मतलब 0.4 इंटू 50 दैट इज 20 न्यूटन। ये हमें पता चल गया कि ए वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम 20 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, बी वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम 50 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, ये मुझे पता है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन बताना। पहला 2 सेकेंड, मतलब मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बिल्कुल आसान है, जो बस कंसेप्ट बताया वो यूज करना है कि मैंने इधर से फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो जरा सोच के देखिए, इस सबसे पहले फ्रिक्शन इस पे लगेगा, है ना, इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, बी पे 30 न्यूटन, तो क्या 20 लग सकता है, बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ पे 20 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 30। तो ये जो आपने जो भी फोर्स लगाया उसको सबसे पहले कौन ओवरकम करेगा, यहाँ का फ्रिक्शन। और इसने पूरा का पूरा बैलेंस, भाई ये 30 तक रोक सकता है तो 20 तो रोक ही देगा ना। तो टेंशन कितनी होगी, 0, कोई टेंशन नहीं आएगी, और टेंशन नहीं आएगी तो इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं आएगा। तो फोर्स ऑन ब्लॉक है इजी। भाई आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 20 न्यूटन के फोर्स को 20 न्यूटन बी ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक दिया। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, इसने रोक दिया, है ना, इसने रोक दिया तो ब्लॉक मूव नहीं किया, ब्लॉक मूव नहीं किया तो यहाँ तो टेंशन 0 आई, यहाँ टेंशन 0 तो इस पे फ्रिक्शन 0, खत्म कहानी। दूसरा केस देखो, वही कंसेप्ट है जो मैंने बताया कि 4 सेकंड पे, सोचो 4 सेकंड पे क्या हुआ, ये फोर्स 40 हो गया। अब एक दिक्कत आई, दिक्कत क्या आई ना, ये जो फोर्स था बी वाला, ये मैक्सिमम कितना हो सकता था, 30 न्यूटन, लेकिन ये उसकी औकात से ज्यादा हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा लग जाएगा पीछे, कितना, 30 न्यूटन। देखो क्या अब ये बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बैलेंस नहीं, 40 से खींच रहे हैं और मैक्सिमम 30 से रोक पा रहे हैं, तो इसमें टेंशन आ जाएगी। इसको रोकने के लिए क्या आ जाएगी, पीछे की तरफ टेंशन कितनी, 10 न्यूटन, क्योंकि रोकना है ना, तो रुक जाएगा देखो। तो इस पे आगे टेंशन कितनी, 10 न्यूटन। और इस ब्लॉक को भी अगर मुझे रोकना है तो इस पे टेंशन पीछे आएगी 10 न्यूटन, सॉरी फ्रिक्शन। क्या 10 न्यूटन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 न्यूटन। इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, 20 न्यूटन। तो आपने यहाँ से 10 लगाया और 40 लगाया, तो 30 को इस फ्रिक्शन ने बैलेंस किया, मतलब यहाँ पे एफ बी कितना आ गया, 30 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया, 10। ये कैसे निकाला, टोटल फोर्स में से ये फ्रिक्शन माइनस कर लिया, जो बचा उसको टेंशन बैलेंस कर रहा है। इस ब्लॉक पे आगे की तरफ 10 है, तो ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, उसको कौन रोकेगा, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना चाहिए, 10 न्यूटन। ये भी कौन सा है, स्टैटिक। तो एफ ए इज 10, एफ बी इज 30, टेंशन इज 10। थर्ड क्वेश्चन, टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे, कि भैया टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे क्या है। तो पहले तो देखते हैं कि रुक भी पाएगा या नहीं।
60 न्यूटन। ये तो पता है कि 40 पे पार हो गया तो ये तो पूरा पार ही हो जाएगा, 30 न्यूटन पूरा का पूरा लिमिटिंग लगेगा। अच्छा सोचो, अगर मैं चाहूं कि ये रुक जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं चाहूं कि सिस्टम रुका रहे, तो ये 60 ये 30, तो यहाँ टेंशन कितनी आएगी 30, तो इस पे भी टेंशन 30, तो इस पे टेंशन अगर 30 है तो इस पे फ्रिक्शन 30 आना चाहिए रोकने के लिए। क्या इसका फ्रिक्शन 30 हो सकता है? आंसर है नहीं। क्या इसका फ्रिक्शन 30 हो सकता है? तो आंसर है नहीं, फ्रिक्शन 30 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन ही 20 हो सकता है, तो ये भी पूरा का पूरा फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। देखो ध्यान से, ये 60 है, अगर मैं ऐसे इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, तो इसको खींचने वाला फोर्स 60 है और रोकने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है 50, तो ये कभी रुक ही नहीं पाएगा, इट विल एक्सेलरेट, ये कभी नहीं रुक पाएगा, इसका अपना एक्सेलरेशन होगा, पक्की सी बात है। मासेस है 5 केजी 10 केजी, 5 केजी और 10 केजी, ये सिस्टम कभी रुक ही नहीं सकता, इट विल मूव अहेड। और मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा, यही लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू थर्ड पार्ट के लिए है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा 60 माइनस पीछे का पूरा फोर्स, दोनों ने अपने पूरी औकात लगा ली पीछे, 50 अपॉन मास 15 केजी, तो 10/15 मतलब 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो इसका एक्सेलरेशन आया, इट विल एक्सेलरेट। कौन सा फ्रिक्शन है ये? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है ये? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये एफ ए एफ बी तो आ गए, अब टेंशन चाहिए। तो ये मैंने एक्सेलरेशन कैसे निकाला? पूरे को सिस्टम मान के, टेंशन इंटरनल थी। यहाँ पे भी देखो, अगर आप पूरे को सिस्टम मानो तो खींचने वाला फोर्स 40 है और रोकने वाला फोर्स मैक्सिमम 50 हो सकता है, तो नहीं खींचेगा मतलब। अब यहाँ पे आप टेंशन निकाल सकते हो, किसी एक ब्लॉक का डायग्राम बना लो। मान लो मैं ए का डायग्राम बना रहा हूँ, तो इस पे टेंशन आगे और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, कितना 20 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन पता है 2/3 मीटर पर सेकेंड। उस पर मैंने ए का बीडी बना लिया, इससे टेंशन आ जाएगी कैसे, t - 20 इज इक्वल टू ए का मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 10/3 70/3 न्यूटन, दिस इज टेंशन, है ना। तो यहाँ पे ये मूव करेंगे। देखो यहाँ पे बेटा वही चीज हुई जो मैंने आपको वहां बताई थी, आपने फोर्स बढ़ाया, पहले बी ब्लॉक पे टेंशन आई, जब उसकी औकात खत्म हो गई तो स्ट्रिंग में टेंशन आई, पहले बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन आया, जब उसकी औकात खत्म हो गई तो स्ट्रिंग में टेंशन आई, और फिर उसने दूसरे ब्लॉक को खींचना स्टार्ट किया। मतलब ए ब्लॉक पे तो खींच 20 न्यूटन तक तो, या 30 न्यूटन तक, ए बी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था 30 न्यूटन, तो 3 सेकंड तक तो ए को पता भी नहीं चलेगा कोई खींच रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से जो भी फोर्स आएगा, यहाँ से जो भी फोर्स आएगा उसको ये फ्रिक्शन रोक देगा, तो यहाँ कोई टेंशन आएगी ही नहीं। फिर जैसे ये 30 को पार करेगा, फिर इसमें टेंशन आनी स्टार्ट होगी और इसको पता चलेगा हाँ भाई कोई खींच रहा है। पहले तो ये 3 सेकंड तक सोता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको खींच रहा है खींचने दो, पर जैसे ही 3 सेकंड पार होगा इसको भी कोई खींचेगा, जैसे इसको कोई खींचेगा आगे तो इस पर फ्रिक्शन पीछे आएगा, है ना। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना एक सीक्वेंस से चलेंगे, बट ध्यान रखना मैंने वो क्वेश्चन बताया इसमें मैं फोर्स एक तरफ से लगा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है इसमें फोर्स दोनों तरफ से लगते हैं, वो मैंने अभी नहीं बताया है, उसको इतनी आसानी से इस लॉजिक से नहीं करेंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन लेके मैं डिस्कस करूंगा केसेस लेके, ये तभी करेंगे जब मैं सिर्फ एक साइड से फोर्स लगा रहा हूँ। सोचो दूसरे साइड से भी फोर्स लगा देना तो यहाँ भी फ्रिक्शन आने लगेगा, और यहाँ भी स्टार्टिंग से ही इधर से लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव करना चाहेगा, वो भी मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ कहा है कि ऐसा कोई 2 या 3 ब्लॉक या एक ब्लॉक लगा हो और मैं एक साइड से खींचू, तो ये जो टॉपिक बताया सही है। आई होप इस डायग्राम में आपने सब कुछ लिख लिया होगा, क्वेश्चन था ये तो पहले, जल्दी से इसको नोट कीजिए, ये बाद में लिखोगे, नहीं चलता है, जिन्होंने नहीं लिखा मैं मॉड्यूल वो भेज दूंगा ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप के सवाल हो गए जमीन पे खींचने विचने वाले। अब दूसरी टाइप का सवाल, सवाल नहीं है सबके सब, थ्योरी हो चुकी है। एक ऐसे वॉल है, ठीक है, पहले केस में वॉल स्मूथ है, कैसी वॉल स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं, ये 10 kg का,
वेट है। और मैं कहता हूं इधर की तरफ से इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, धक्का देने इस पे एफ फोर्स से, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये एफ कैसा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो आपसे कहते हैं फाइंड एफ फॉर विच ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा गया है बताओ भाई कितने फोर्स से इसको धक्का दें स्मूथ वॉल पे कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। बताओ जरा सोचो। ब्लॉक का बीडी बनाओ, उस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे, एम जी, एफ, नॉर्मल, और फिर देखो कि मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। सोचो इस ब्लॉक को ले कौन जाएगा नीचे, एम जी। इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे स्लाइड होने की, तो कौन ले जाएगा? एम जी। 30 सेकेंड दे रहा हूँ आंसर देने के लिए। फाइंड एफ फॉर विच द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। हम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। Find f for which block will be in equilibrium. कोई आंसर बताना चाहेगा? आंसर है इसका कि ब्लॉक कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। आप कितना भी फोर्स लगा लो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा नीचे। कितना भी फोर्स लगा लो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। एक छोटा सा ब्लॉक इसको हाथ ही धक्का दे रहा हूं ना तब भी स्लाइड करेगा। इट विल ऑलवेज स्लाइड। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहा हूं तो आंसर है इट कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही। इट कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। हो ही नहीं सकता। कितना भी फोर्स लगा लो, इनफाइनाइट फोर्स लगा लो तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखना ध्यान से। इसका बीडी कह रहा है नहीं होगा। इस पे इधर की तरफ से एफ है, इधर की तरफ से वॉल इस पे नॉर्मल लगाएगी, है ना, और नीचे की तरफ इस पे एमजी आएगा। भैया हॉरिजॉन्टल में तो ना, अगर इक्वेशन लिखें तो हॉरिजॉन्टल में तो ब्लॉक मूव होना नहीं, तो एफ इक्वल टू एन होगा। जितना फोर्स लगाओगे उतना नॉर्मल आएगा। वर्टिकल में इस एमजी को रोकने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। वर्टिकल में इस mg को जो रोक सकता है प्लेन के पैरेलल, वो कोई है ही नहीं। वॉल का फोर्स होता है वो प्लेन के पैरेलल जो कि फ्रिक्शन था, बट फ्रिक्शन है ही नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे हमेशा नेट फोर्स है, वो कितना है? mg। सो द एक्सेलरेशन विल बी mg अपॉन m, दैट इज g डाउनवर्ड्स। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमेशा g डाउनवर्ड होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको ये फील होता है कि आप रोक पाते हो, उसके दो रीजन हैं। एक तो ये वॉल स्मूथ नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको फील होता है कि आप रोक पा रहे हो कि वो, एक तो ये वॉल स्मूथ नहीं होती, तो आप जैसे इसको पुश करते हो यहाँ से फ्रिक्शन आता है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन इसको रोक लेते हैं। दूसरा ना, अपन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पुश नहीं कर रहे होते, अपन ना इसको एक्चुअली कुछ ऐसे करके रोक रहे होते। जो अपन ने क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ में किया था, याद करो, एक ब्लॉक को रोका था। अपन ना इसको कुछ ऐसे रोकते हैं एक्चुअली में। सोचो, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल ला रहा होता है और इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट mg को बैलेंस करता है। ये क्वेश्चन आपको मैंने नॉर्मल रिएक्शन में ही सॉल्व करवा दिया। एक फोर्स को मैंने एंगल पे लगाया था तो इसको होल्ड करके रखना था, गोले वाला, ये वही फोर्स था। तो हम फोर्स किसी एंगल पे लगाते हैं तो ये बैलेंस होता है। अदरवाइज ये अगर स्मूथ हो तो ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज फॉल फ्रीली। देखो सिर्फ बैलेंस नहीं हो सकता नहीं कह रहा हूँ, हमेशा इसका फ्री फॉल होगा, है ना। तो इट कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आने वाले फोर्सेस कभी भी वर्टिकल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक स्मूथ वॉल हो तो ये सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम पे रह ही नहीं सकता। ठीक, 20 सेकेंड है, लिख लीजिए। आज इतने लोग कैसे हैं क्लास में भाई? संक्रांति के अवसर पर।
मकर संक्रांति की शुभ अवसर पे आज बहुत लोग हैं क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रिक्शन ले आते हैं। फ्रिक्शन का चैप्टर है तो फ्रिक्शन तो ले ही आएंगे। फोर्स में हॉरिजॉन्टली रखता हूँ, 10 kg का ही रखता हूँ, आसान डेटा रहता है। म्यू एस दे रहा हूँ 0.4 और म्यू के दे रहा हूँ 0.3 और आपसे पूछा गया है वही क्वेश्चन, फाइंड एफ मिनिमम। ये एफ हॉरिजॉन्टल है, दे रखा है ना, इट इज गिवन कि एफ इज हॉरिजॉन्टल। फाइंड एफ मिनिमम टू होल्ड द ब्लॉक। ब्लॉक को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? फाइंड एफ मिनिमम टू होल्ड द ब्लॉक, बताइए। एफबीडी बना लो, एफबीडी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ युक्ता बिल्कुल सही है, जो लोग लिखने से डर भी रहे उनके भी आंसर सही है, चिंता मत करो तुम। बहुत लोगों का आंसर आ गया, उनको लग रहा है पता नहीं सही है गलत है, पहला सवाल है। हाँ सृष्टि बिल्कुल सही है, अभी तक किसी ने गलत आंसर दिया ही नहीं है ना, गुड। 250 न्यूटन है आंसर। आंसर कितना है? 250 न्यूटन। जितने लोग आया था सबका सही है। और एफ इधर से लगाया तो एफ बी डी बनाएंगे तो इधर से नॉर्मल आएगा। नीचे की तरफ एम जी 100 न्यूटन और ऊपर की तरफ इस सरफेस पे फ्रिक्शन आएगा। तो हमसे यही पूछा है कि एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि जस्ट बैलेंस रहे। मैं सिर्फ फ्रिक्शन बना रहा हूँ, है ना। सबसे पहले तो आप देखो कि एफ इक्वल टू एन आएगा। ये मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस किया, तो मैंने कहा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा एफ के बराबर होगा। तो मैं जैसे जैसे एफ बढ़ाऊंगा नॉर्मल बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे मैं एफ बढ़ाऊंगा नॉर्मल बढ़ेगा। और मुझे जस्ट बैलेंस करना है कि जस्ट बैलेंस हो जाए। इसका मतलब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम फोर्स लगा के जस्ट रोक लूं टू होल्ड द ब्लॉक, है ना। तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगा रहा हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप कहोगे कि वर्टिकल में इक्वेशन लिखूं तो 100 इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, है ना। दिस इज सेकंड इक्वेशन, रख दो वैल्यूज। तो 100 इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एन इज एफ। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 100 अपॉन 0.4 दैट इज 250 न्यूटन। मतलब अगर मैं मिनिमम 250 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तब तो इस ब्लॉक को रोक के रखा जा सकता है। अगर मैं उससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो भी रुक जाएगा, और अगर मैं उससे कम फोर्स लगाऊंगा तो भी रुक जाएंगे। सो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस ब्लॉक इज 250 न्यूटन। सिंपल है कि मैंने एफ लगाया तो नॉर्मल भी उतना ही आया, और फिर 100 को बैलेंस किया लिमिटिंग फ्रिक्शन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही क्यों लिया? क्योंकि जस्ट बैलेंस करके रखना है मिनिमम फोर्स लगा के। तो ये जस्ट स्लाइडिंग वाला केस है, जस्ट बैलेंस या जस्ट स्लाइडिंग। किसी कोई डाउट हो तो पूछिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। बीस सेकेंड दे रहा हूँ, जिसको जो लिखना हो लिख लो। अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट। 0.4 0.3 था ना म्यू एस म्यू के, है ना। एफ लगा रहे हैं 250 न्यूटन मिनिमम चाहिए, 250 न्यूटन मिनिमम चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेम सेटअप। म्यू एस 0.4 म्यू के 0.3, वही 10 kg का ब्लॉक है और मैं यहां से लगा रहा हूं फोर्स इक्वल टू 200 न्यूटन। ऑब्वियस सी बात है नहीं रुकेगा, कि पिछले केस में मुझे मालूम चल गया था कि 250 न्यूटन का मिनिमम फोर्स चाहिए। तो आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए और ब्लॉक पे फ्रिक्शन बताइए। बताइए चलिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट होगा और ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना होगा। पहली बात तो ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। सबसे पहले तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लीजिए।
इधर की तरफ से नॉर्मल आएगा और नॉर्मल की वैल्यू भी 200 न्यूटन होगी। तो मैं अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, मतलब 0.4 इंटू नॉर्मल दैट इज 200 दैट इज 80 न्यूटन। यही आया ना? कितना आया? व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पे लग सकता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना कि 10 kg का ब्लॉक है, इस पे इधर से लगाया 200, इधर से नॉर्मल आया 200। जो mg इसको ले जाना चाहता है वो है 100 न्यूटन और इसको रोक रहा है फ्रिक्शन। में कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ फ्रिक्शन लिख रहा हूँ। और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 80 न्यूटन। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 80 न्यूटन। क्या ये इसको रोक पाएगा? आंसर है नहीं। दिस 80 न्यूटन फोर्स कैन नॉट होल्ड दिस ब्लॉक। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये 80 है, मैक्सिमम 80 हो सकता है और ये 100 है। तो अपन कहेंगे सो द ब्लॉक विल स्लाइड। सो द ब्लॉक विल स्लाइड। और बेटा जैसे ही स्लाइड करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने वहां 80 न्यूटन फ्रिक्शन नहीं लिखा है, मैंने चेक किया है कि 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है मैक्सिमम 80 न्यूटन। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि 80 न्यूटन इस 100 न्यूटन को नहीं रोक पाएगा, तो मुझे ये पता चला कि ये तो नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, जिसकी वैल्यू होगी Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एंड दिस इज 0.3 इंटू 20, 200, दैट इज 60 न्यूटन। तो एक्चुअली इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और वो कितना लगेगा? 60 न्यूटन। कैसे डिसाइड किया? कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी मैक्सिमम वैल्यू इस खींचने वाले फोर्स से कम थी, इसका मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा। अब मुझे पता है कि इस पे नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 60 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा कितना? 100 माइनस 60 नेट फोर्स अपॉन मास, that is 4 meter per second square. It will accelerate downward with a force of 4 meter per second square, with an acceleration of 4 meter per second square. हमेशा चेक करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लेते हैं। अगर उसको मूव कराने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो वो ब्लॉक स्लाइड करेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर वो मूव कराने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड फोर्स के इक्वल होती है। जल्दी लिखिए, मैं 30 सेकेंड दे रहा हूं, कोई कुछ लिखना चाह रहा हो तो फिर मैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट एफ, सेम डेटा रख रहा हूँ। एक बार मैंने पहले डेटा में क्या निकाला कि कितना फोर्स चाहिए मिनिमम, 250। फिर मैंने फोर्स 250 से कम लगाया, अब मैं फोर्स 250 से ज्यादा लगा दूंगा। क्वेश्चन कहा गया है कि वही 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे कितना है? म्यू एस इक्वल टू 0.4 और म्यू के इक्वल टू 0.3। इधर से इसको धक्का दे रहे हैं एफ फोर्स से। एफ कितना है? 300 न्यूटन। तो आपसे पूछा है फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बताइए जरा, find friction on block and acceleration of block। बहुत ध्यान से, find friction on block and, तो आपको आंसर भी इसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले फ्रिक्शन फिर एक्सेलरेशन। दो आंसर लिखोगे आप चैट बॉक्स में। के बारे में सोचना, जो लोग भी एक्सेलरेशन का आंसर दे रहे हैं नॉन जीरो, प्रियांशु अभी भी गलत है, जो शैली गलत है, जो लोग अभी भी आंसर दे रहे हैं एक्सेलरेशन का नॉन जीरो आंसर दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकली मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इस ब्लॉक को धक्का दूंगा तो ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा। कभी पॉसिबल है क्या? ये ब्लॉक या तो रुका रहेगा या तो नीचे जाएगा। आप कह रहे हो कि मैंने इस ब्लॉक को धक्का दिया, ऐसे दीवार पे पुश किया और ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन इसको ऊपर ले जा रहा है ना? मतलब फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन करवा रहा है ना? नहीं तो सिर्फ गलत है। हाँ प्रियांशु, अब सही है आंसर। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ बहुत ध्यान से।
बहुत ध्यान से भैया। सबसे पहले तो मैं साइड में, ये तो मुझे मालूम ही होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इधर की तरफ से 300 न्यूटन फ्रिक्शन लगा तो इधर से नॉर्मल भी 300 न्यूटन लगेगा, है ना? जो फोर्स इसको खींच के ले जा रहा है वो है 100 न्यूटन, तो जो फोर्स रोक रहा है वो है फ्रिक्शन। इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, स्टैटिक है, काइनेटिक है, लिमिटिंग है, कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि फ्रिक्शन है। सबसे पहले मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ, ये निकाल के साइड में हमेशा रख लिया करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मैं तो कहता हूँ इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन कहा करो, ताकि नाम से अपने को मालूम चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू है। ये होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इज 0.4, नॉर्मल इज 100, नहीं सॉरी, नॉर्मल इज 300। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 120 न्यूटन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 120 हो सकती है। यहाँ जो खींचने वाला फोर्स है ये है कितना? 100 न्यूटन। जो फोर्स रिलेटिव मोशन करवाना चाहता है वो है कितना? 100 न्यूटन। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100 न्यूटन, क्योंकि ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है? आंसर है नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। इट कैन हैव एनी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 120 न्यूटन। होता कितना है? जितनी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन से ले जा रहे हैं, 100 न्यूटन से रोक लेंगे। क्यों लगेगा 120? कभी लगेगा ही नहीं 120, क्योंकि हमने रोक के रखना है। रुका हुआ है ब्लॉक, तो 100 न्यूटन से खींच रहे हैं, 100 वाले ने रोक दिया, 120 की जरूरत ही नहीं है, तो 120 क्यों लगेगा? है ना? ध्यान रहे, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा। इट इज इक्वल टू द फोर्स जितनी आपको रिक्वायरमेंट है कि रिलेटिव मोशन ना हो। यहाँ हमें 100 की रिक्वायरमेंट थी, 100 हुई, 110 की होती तो 110 की हो जाती, 105 की होती तो 105 की, हाँ 130 की होती ना तो नहीं हो सकती, क्योंकि 120 ही हो सकता है। अगर रिक्वायरमेंट 130 की होती, मान लो ये 13 केजी का ब्लॉक होता, तो ये रोक नहीं पाते, तो कहते स्लाइड करेगा, तो काइनेटिक लगेगा। है ना? ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत से लोगों ने सही आंसर किया स्टार्टिंग में, बहुत अच्छे, बट कुछ लोगों ने आंसर दिया 120,0, वो गलत है, क्योंकि 120 पे तो बैलेंस ही नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने इसको ऊपर एक्सेलरेट करवाया, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली फिजिबल कंडीशन ही नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। आप ये लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट